मोटा भाई मोटा भाई मोटा भाई। ओ सॉरी, ये मोटा भाई नहीं है। मूवी बन गई, सरकारें बन गई, टेंडर मिल गए, टीम बन गई, लॉज बदल दिए, टैक्स इवेट कर लिया, पैसे बन गए। एक इंडियन फैमिली की स्टोरी जिसका इंडियंस के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप रहा है। अगर कोई रीजन पूछ रहा तो पक्का तुम एक्सट्रीम लेफ्ट राइट हो। जहाँ दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस को बढ़ा चढ़ा के प्रमोट किया जाता है, वहीं इंडिया में लोग ये मान चुके हैं कि बिना गलत काम किए आप ऊपर नहीं आ सकते या अपनी जगह रिटेन नहीं कर सकते, इनके जैसे क्रॉनिक कैपिटलिस्ट की वजह से। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। इसमें फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि रिलायंस ने ऐसा क्या क्या किया है जिसकी वजह से आज तक पार में है। क्या ये मेहनत थी या सालों से गवर्नमेंट और लॉस को अपनी मुट्ठी में दबाए खेल रहे हैं ये लोग। ये जो रैग्स टू रिचेस की स्टोरी होती है ये सबको पसंद आती है, लेकिन रियलिटी से कोसों दूर होती है। सबसे पहले धीरूभाई अंबानी या धीरज लाल हीराचंद, इन अ लाइफ स्पैनिंग 69 ईयर, he built from scratch India's largest privately controlled corporate empire. 1958 में he started his first trading venture in भुलेश्वर, जिसमें उन्होंने 8 साल तक मसाला और फैब्रिक बेचा, और फाइनली 1966 में अपनी पहली स्पिनिंग मिल खरीदी अहमदाबाद में, और डिसाइड किया कि बाकी बड़े बिजनेसमैन की तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बड़े लोन लेने की बजाय वो पब्लिक से फंड लेंगे अपने इंडस्ट्रियल वेंचर्स के लिए। 1977 में he went public and raised equity capital from 10 of thousands of investors, many of them located in small towns. वहाँ से उन्होंने अपना पहला ब्रांड विमल बनाना शुरू किया और अगले कुछ सालों में 100 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी शुरू कर दिए। लेकिन धीरूभाई की लाइफ भी कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी। इन इंडिया एंड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड देयर एग्जिस्ट अ क्लोज नेक्सस बिटवीन बिजनेस एंड पॉलिटिक्स, और धीरूभाई ने इसका खूब फायदा भी उठाया। इमरजेंसी के दौरान और उसके बाद भी अंबानी वॉज क्लोज टू इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एंड देन दी फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी। 1980 में धीरूभाई पॉलिएस्टर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे। उसके लिए उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स और उसके इंटरमीडिएट्स मैन्युफैक्चर करने थे। फॉर दैट ही स्टार्टेड बिल्डिंग हिज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन पातालगंगा। साथ ही उनके सबसे क्लोजेस्ट राइवल नुस्ली वाडिया, जिनका ब्रांड बॉम्बे डाइंग भी सेम बिजनेस में ही था, उन्हें हराने के लिए ही नीडेड पॉलिटिकल सपोर्ट एंड ही डिड गॉट अनटाइंग सपोर्ट ऑफ इंदिरा गांधी एंड हर एसोसिएट। धीरूभाई को इंदिरा गांधी और राजीव गांधी गवर्नमेंट्स का गोल्डन बॉय बुलाया जाता है। रामनाथ गोयनका, owner of newspaper The Indian Express and a close ally of Wadia, started a series of exposed articles against Ambani कि किस तरह धीरूभाई ने अंडर इन्वॉइसिंग के थ्रू स्मगलिंग की और एक्साइज ड्यूटी इवेट की, और किस तरह इंदिरा फेवर्ड द अंबानीज। One article was on the subject of how the Reliance Group imported spare parts, components and balancing equipment of textile manufacturing machinery to nearly double its production capacity. The article claimed the Ambanis had smuggled in a plant. विश्वनाथ प्रताप सिंह उन गिने चुने पॉलिटिशियन लोगों में से एक थे जिन्होंने अंबानी को आड़े हाथों लिया। 85 में राजीव गांधी गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर पीटीए को ओपन जनरल लाइसेंस कैटेगरी से निकलवा दिया। पीटीए पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न मैन्युफैक्चर करने में काम आता है, जिसकी रिलायंस को सख्त जरूरत थी। और चीज़ें और मुश्किल हो गई जब वीपी सिंह दिसंबर 1989 में प्राइम मिनिस्टर बने। रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टोब्रो पे पूरा कंट्रोल चाहती थी, लेकिन वीपी सिंह ने इसे भी रोक दिया। अपनी पहली हार देख के अंबानी रिजाइन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एल&टी, इनकरिंग ह्यूज लॉसेस। लेकिन एल&टी में उनका स्टेक अभी भी था, और 11 साल बाद 2000 में अंबानी ने अपना स्टेक कुमार मंगलम बिरला को बेच दिया। स्टॉक मार्केट में काफ़ी शोर मचा, जिससे कि यह पता चला कि धीरूभाई प्राइस मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे। सेबी ने थोड़ा बहुत फाइन भी लगाया। बता दें कि रिलायंस अपने इनिशिएशन से ही 0% टैक्स कंपनी मानी जाती है। फ्रॉम 77 टू 97 रिलायंस ने 0 टैक्स पे किया था गवर्नमेंट को। 1990s तक के इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बिकॉज तब 2 अलग बिजनेस टैक्स लॉज एग्जिस्ट करते थे जो एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट करते थे। अ कंपनी वॉज लायबल फॉर टैक्सेस अंडर द इनकम टैक्स, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी वर प्रिपेयर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसका मतलब यह था कि कंपनीज अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट शो करती थी, लेकिन इनकम टैक्स के अंडर उनकी इनकम 0 या इनसिग्निफिकेंट थी। साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड दिया करती थी, गिविंग इन्वेस्टर्स अ रिटर्न ऑफ एटलीस्ट 25% ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। इट वॉज ओनली इन 96 and 97 आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स ऑन द कंपनीज प्रॉफिट दैट दे मेड अ प्रोविजन फॉर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। इमेजिन कि रिलायंस जैसी कंपनी जिसने 20 साल तक टैक्स ही नहीं दिया,
और ऐसी मल्टीपल कंट्रोवर्सीज में धीरूभाई हमेशा से रहे हैं। तुम्हें क्या लगा सर मोदी रूल के अंडर ही ऐसा हो रहा है? हामिश मैकडोनाल्ड एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट और राइटर, एक वक्त में अंबानी के सबसे करीबी दोस्त में से एक, उन्होंने उनकी जीवनी लिखी द पॉलिएस्टर प्रिंस, जिसमें धीरूभाई अंबानी के करप्शन और अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस की सारी डिटेल्स है। उस बुक को अंबानी फैमिली ने सालों तक इंडिया में बैन रखा, लीगल थ्रेट्स और कोर्ट केसेस में बुक्स फंसी रही, लेकिन 2007 में इसकी चीप प्रिंट्स मुंबई के सड़कों पर बिकने लगी। तब तक धीरूभाई की डेथ हो चुकी थी और दोनों भाई अलग हो चुके थे। आज अगर किसी से पूछोगे तो एक रोजी पिक्चर मिलेगी धीरूभाई अंबानी की, बट ही वॉज सराउंडेड विद क्रिटिसिज्म थ्रू आउट हिज लाइफ. He has been accused of excise and customs evasion, bribing politicians, maneuvering policies, stock market rigging, hawala, among others. He was gutsy, he was aggressive, he was ruthless. अब अगली बारी है करंट मोटा भाई की. Mukesh Ambani is equally dominant like his father. What Indira and Rajiv Gandhi were to Dhirubhai Ambani, Modi is to Mukesh Ambani. बिल्कुल वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज अपने फेवर में बेंड करना. जियो का एग्जाम्पल ले लो. 2005 में दोनों भाइयों के सेपरेशन के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी के पोर्टफोलियो में चला गया. बट नॉट मेनी नो इट वॉज एक्चुअली बिल्ड बाय द अदर टू अंबानीज, मेजरली मुकेश. मोटा भाई को दुख तो हुआ होगा. सिंस देन ही वॉज ट्राइंग टू एंटर इनटू द टेलीकॉम सेक्टर. 2010 में 4G स्पेक्ट्रम की एलोकेशन देख लो. 4G एलोकेशन में एयरटेल और वोडाफोन आए ज़रूर थे, लेकिन वो अपने एग्जिस्टिंग हार्डवायर्ड 2G और 3G कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश में थे. वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल सब लाइन में. लेकिन एक लिटिल नोन फर्म इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड IBSPL को स्पेक्ट्रम एलोकेट होता है. एलोकेशन के टाइम पे IBSPL की नेटवर्थ 18 लाख थी और TRAI की ISP लिस्ट में 158 पर थी. लेकिन ऑक्शन के टाइम पे दे पेड 2.51 करोड़ फ्रंट कैपिटल, जो उनके अकाउंट में अदर इनकम के नाम से डिक्लेयर हो रखी थी. Nevertheless, IBSPL managed to meet the financial requirement for bidders, and earnest money deposited in the form of bank guarantee from Axis Bank of 252.5 crore, a sum that was 100 times its net worth. लेकिन कुछ ही दिन बाद IBSPL raised its authorized share capital by 2,000 times, from 3 crore to 6,000 crore, by issuing 75% of its shares to Reliance Industries Limited, RIL, a listed company and India's single biggest corporate entity in the private sector, making itself a subsidiary of the latter. देखा, कट गया ना सबका. CAG के ऑफिसर कमेंट पे आया कि IBSPL ने रिलायंस के साथ अपना कोई भी रिलेशनशिप प्रायर नहीं डिक्लेयर किया था. The DOT failed to recognize the telltale sign of rigging of the auction right from the beginning of the auction, in which a small ISP, IBSPL, emerged as the winner of pan-India broadband spectrum by paying 5,000 times of its net worth. फिर आता है 4G लाइसेंस. 4G लाइसेंस से ब्रॉडबैंड और डेटा सर्विसेज यूज करने के लिए था. वॉइस सर्विसेज 2G और 4G के लिए ही एप्लीकेबल थी. लेकिन रातों रात अप्रैल 2012 में TRAI ने अपनी गाइडलाइंस बदल दी, which went on to facilitate the migration of internet service providers into full service operators offering voice services. और झटके से मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो ने मोबाइल कंट्री कोड और मोबाइल नेटवर्क कोड दोनों के लिए अप्लाई कर दिया. तेजी देख रहे हो मोटा भाई की. और ये यहीं तक ही नहीं था. हर लाइसेंस के लिए एक एंट्री फी होती है और एक माइग्रेशन फीस होती है. रिलायंस ने 15 करोड़ एंट्री फी और 1,658 करोड़ माइग्रेशन फी पे की. लेकिन फिर CAG की रिपोर्ट कहती है कि माइग्रेशन फी 2001 के हिसाब से सेट थी, ना कि 2013 के हिसाब से, विच डजंट अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन. जो एक्चुअल वैल्यू थी स्पेक्ट्रम की वो 5,025 करोड़ थी. डिफरेंस 3,367 करोड़. और ये भुगतान सरकार ने आपसे और हमसे टैक्स के थ्रू वसूल किया है. और मोटा भाई ने चौड़ में कहा कि इट टुक ओल्डर टेलकोस 25 years टू बिल्ड 2G एंड जियो जस्ट 3 years फॉर 4G. और अभी रिटेल में देख लो. फ्यूचर ग्रुप जिसका बिग बाजार है, रिलायंस उसके सारे स्टोर्स खरीद रहा है AJIO के लिए. ही नॉट ओनली डोमिनेट्स, ही क्रशेज हिज ओपोनेंट. जो बंदा प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगा के अपना प्रोडक्ट प्रमोट करता हो, देखा ऐसा पहले कभी? एंड फाइनली ये भाई साहब. सुनना है? कुछ बचा नहीं है वैसे सुनने लायक. ही इज ऑलमोस्ट डन. वो होता है ना बड़े वाला बेटा समझदार, छोटा वाला गधा. आफ्टर सेपरेशन इन 2005, बाय 2008 आफ्टर बाइंग AdLabs, मूवी थिएटर वाली कंपनी, and introducing cheap phones under Reliance Communications, Anil was dubbed as the Shining Sun. At that point of time, he had $42 billion.
सेलिब्रिटीज़ के साथ उठना बैठना, स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ डील करना, ही वॉज द फ्लैशियर किड। पर अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए लोन्स पर लोन्स लेना वो भारी पड़ गया। A UK court asked him to pay back around $716 million, to which he replied, पैसे नहीं है मेरे पास। और जियो के आने से पहले भी रिलायंस कम्युनिकेशन ज़्यादा बचा नहीं था, पर इन 2019 ही फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी। लेकिन पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। Even after being a debt-ridden industrialist, the government of India awarded Rafale contract to Reliance Defence Limited, इसकी कंपनी, instead of HAL, और अपना 40,000 करोड़ का डेट खत्म करने के लिए he entered into real estate. This is the story of a family जिन्होंने सारे हथकंडे आजमाए अपने बिजनेस को सिक्योर और अपनी डोमिनेंस बनाए रखने के लिए। Hate them or love them, but they are important to India's economy. जय कोकिला माता की।